वेलकम स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नीट कक्षा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स। तो आज के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो होंगे नीट यूजी 2013 में आए हुए। ठीक है, तो क्या है बेसिकली पहला क्वेश्चन ये था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज़ कैरिड आउट बाय। वर्ड पे जाना है हमको, तो इसमें लिखा है एक टेक्निकल टर्म दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होगा कि वो इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो सेल के थ्रू प्रोवाइड होगी। सेल कौन सी होगी? अब हमें पता है कि दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है एंटीबॉडी मोडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन काउंट होता है? सारे टाइप्स ऑफ टी सेल। और एंटीबॉडी में कौन काउंट होता है? बी सेल्स। अब टी सेल और बी सेल क्या है? जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल्स होती हैं बॉडी में जो हमें इम्यूनिटी देती हैं, जो कि हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, दैट इज़ टी सेल एंड बी सेल। अब टी सेल क्या है? चार टाइप की हैं, दैट इज़ टी हेल्पर, टी किलर और टी साइटोटॉक्सिक, दैट इज़ टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी। बट बी सेल्स कौन सी होती हैं? सारी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट इज़ IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। क्वेश्चन में क्या था? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम होता है RBC। तो क्या RBC इसमें आती है? नहीं आती है, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, इसमें टी सेल है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट नहीं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट किस में करती है? AMI में करती है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स को हम बोलते हैं एक्चुअल में प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स था वो कहाँ काम आती है? जब भी हम क्लॉटिंग की बात करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की, तब हम देखते हैं कि वहाँ पर थ्रोम्बोसाइट का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेस से एक्टिवेट होता है, लास्ट में ब्लड क्लॉटिंग करता है वहाँ पे क्या, फाइबर्स कनेक्ट करके। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो बचा है हमारा टी लिम्फोसाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, टी लिम्फोसाइट। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन। पहले तो मैं काम करते हैं, इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल और इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो दो वर्ड हैं, आर्टिफिशियल और इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल मतलब होता है कि जो हम मैकेनिकली क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंसेमिनेट मतलब इंट्रोड्यूस कराना, किसका? सीमन का। ठीक है, तो मैकेनिकली इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना, दैट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवेरी। तो ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा एक कॉपुलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। बेसिक प्रोसेस है, हम बोलते हैं कि जब भी कोई मेल और फीमेल कोइटस करते हैं तब उसमें क्या होता है कि स्पर्म इनवेजिनेट करते हैं, किसमें? ओवा में। तो ये तो हमारी नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया है। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। हम एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसी में हम ओवा प्लस स्पर्म का क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। फिर क्या करते हैं हम इसको, जब ये मेटिंग करके जब ये जाइगोट फॉर्मेशन कर देता है, तब ये जाइगोट सैरोगेट मदर की बॉडी में क्या होता है, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ये IVF टेक्निक होती है। तो सेकंड ऑप्शन IVF टेक्निक को शो कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। सेम लाइन है सेकंड ऑप्शन के लिए। यहाँ पे पहले हेल्दी डोनर था, अब यहाँ पे टर्म कर दिया हस्बैंड। बात हस्बैंड हो या मेल हो, सेम आएगा, वो आएगा IVF के अंदर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैंने बताया था कि मैकेनिकली हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसको, सीमन को, किस में? वेजाइना।
ये किस केस में होता है कि जब कोई नॉर्मल जो पर्सन है, जो नॉर्मल डोनर है, वो उसके जो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं है, ये जो स्पर्म काउंट है बहुत कम है, उस केस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी सेम नीट यूजी 2013 से ही है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। अब पहले वर्ड का मतलब ना एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। देखो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि जब एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा होता है, कौन सा फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो जब उसकी क्या बोलते हैं, एमनियन लेयर बनती है। कौन सी लेयर बनती है, एमनियन लेयर बनती है। तब हम क्या करते हैं कि कुछ निडल से हम कुछ सेल्स को वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एमनियन जो लेयर है वहाँ की सेल्स को निडल से कलेक्ट कर लिया, फिर हम इसका क्या करते हैं, एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस फॉर व्हाट, एनालिसिस करते हैं हम इन पर्टिकुलर टर्म्स के लिए, लाइक या तो हम उसके लिए जेनेटिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई कर लेंगे इनिशियल स्टेज में ही, या हम उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब या तो उस बेबी में बार बॉडी प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। अगर बार बॉडी प्रेजेंट होगी दैट मीन्स वो फीमेल में होगा, अगर नहीं होगी तो वो मेल में होगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बार बॉडी मेल में ना हो, वेस्टिजियल टाइप में हो जाती है, ठीक है। एक होता है हमारा कि हम जीन थेरेपी के लिए उसको एनालाइज कर लें। जीन थेरेपी मतलब हमें पता पड़ गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा हो रहा है, हम क्या करेंगे उस केस में वहीं पे हम जीन थेरेपी को इंट्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन जो भी हमारे वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोआन से डिजीज़ होते हैं, हम उसको एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या क्या लिखा है। जॉन्डिस, जॉन्डिस कौन सा डिजीज़ है, जॉन्डिस एक्चुअल में वायरल हेपेटाइटिस। कैसा है, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। नहीं मैंने बोला था कि यहाँ पे हम वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोआन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज़ होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है, एबेरेशन, तो हम इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। एबेरेशन मतलब होता है हमारा एबनॉर्मलिटी क्रिएट होना, या तो उसमें XXY हो जाएगा, या उसमें XX हो जाएगा, या उसमें XO हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारे टाइप के क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेम डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें भी क्रोमोसोमल एबेरेशन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल सही, क्योंकि हमने बताया कि सेक्स या जेनेटिक डिसऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये तो सही है हमारे। अब बात करते हैं सेक्स ऑफ फीटस। हमने बताया था कि हम इसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू हम बात कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें बार बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, हमने ये भी देख लिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो गलत था, वो था हमारा जॉन्डिस। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, ठीक है। हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है पूरा एक 28 डेज़ का होता है। तो ये जो 28 डेज़ का जो साइकिल है, इसे रेगुलेट कौन करता है, इसे रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स इसेंशियल होते हैं, ठीक है। उस हार्मोन के नाम मैं बताता हूँ। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दूसरा होता है ईस्ट्रोजन, तीसरा LH। अब मैं आपको बताऊँ LH कहाँ पे आता है, जब भी ओवुलेशन का टाइम आता है, दैट मीन्स 11 to 14 डेज़ जब होते हैं, तब क्या होता है, हम एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज़ LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज मीन्स क्या होता है कि सडन इंक्रीज ऑफ LH। तो कब होता है, जब ओवुलेशन का टाइम आ रहा है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रोल कहाँ आता है, देखो होता क्या है कि जब भी इनिशियल डेज होते हैं ब्लीडिंग वाले, जो 1 to 5 डेज होते हैं, उस टाइम क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का क्या होता है, लेवल हो जाता है कम। जैसे लेवल कम होगा तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम किसकी, यूटेरस की, जो एंडोमेट्रियम है यूटेरस की, वो क्या हो जाती है, श्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। श्रेड होने के बाद क्या होगा, श्रेड क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है
वो प्रॉपर नहीं मिल रही है। श्रेड होगी तो क्या होगा कि वो जो एंडोमेट्रियम है वो आ जाएगी बॉडी से बाहर, तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होता है? वैसोप्रेसिन को दूसरा नाम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कब होता है? जब भी रीएब्जॉर्प्शन की बात आती है, किसकी? वाटर की या फिर सॉल्ट की। कहाँ पे? किडनी में। तब हम बोलते हैं कि वैसोप्रेसिन जो एंजाइम है, जो हार्मोन है, वो काम में आता है। एफएसएच की बात करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में क्या पता पड़ रहा है, ये फॉलिकल को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। फॉलिकल कौन से? फॉलिकल ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन जो फीमेल है उसमें होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो जो भी ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है अनटिल एंड अनलेस टिल कॉर्पस एल्बिकेंस, तो उसके लिए कौन हेल्पफुल है? एफएसएच। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जब भी गैस्ट्रेशन पीरियड जब भी ख़त्म होता है तब एक प्रोसेस होती है पार्चुरेशन। तो एट द एंड ऑफ गैस्ट्रेशन पीरियड ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? यूटेरस को क्या करता है? ये स्ट्रेच करता है ताकि जो लेबर है क्या है, ताकि जो लेबर है वो इजीली हो जाए। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तब लेबर में क्या होता है? पेन होता है। ऑक्सीटोसिन का एक और रोल क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि जब बेबी बॉडी से बाहर आ चुका है तब क्या होता है कि मदर की मेमोरी ग्लैंड को वो क्या करता है? मदर की मेमोरी ग्लैंड को वो बोलता है कि ठीक है आप मिल्क को रिलीज़ कीजिए ताकि बेबी को न्यूट्रिशन मिले। सो हम इसको बोल देते हैं कि वो मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी है। ठीक है, तो ये तीनों तो हमने देखा कि तीनों का कोई रोल नहीं है मेंस्ट्रुअल फ्लो में। बात आती है प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी इनका लेवल कम होगा तब एंडोमेट्रियम श्रेड होगी। अगर इनका लेवल मेंटेन रहेगा तो कभी ब्लड वेसिकल्स में ब्लड की कमी नहीं आएगी और एंडोमेट्रियम श्रेड नहीं होगी। जब तक श्रेड नहीं होती है बॉडी एकदम नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग, पूरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। In the very next video, we will discussing about the next question from the NEET 2013 paper. Till you can share this video or this content to your colleagues, to your classmates, and tell them that NEET Kaksha, you can find on YouTube, that is NEET Kaksha is going to be solve the paper of NEET before the examination of NEET UG this year 2020-21. Okay, so do not forget to subscribe the NEET Kaksha and hit the bell icon for the latest update of videos. Thank you.